हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और इंटेलेक्चुअल हैं। आपने इनको दानिश्वर हैं, बहुत मरतबा इनकी वीडियोस में सुना होगा। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बात करते हैं। ये होंगे हमारे साथ, और इनके अलावा हमारे साथ कासिम अली शाह साहब भी मौजूद हैं। इनकी भी आपने मोटिवेशनल वीडियोज़ बहुत देखी होंगी और ये भी बड़ा अच्छा बोलते हैं जब भी बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से या यूथ के हवाले से। ख़ास तौर पर इनका जो एरिया है ये यूथ को बड़ा करीब की नज़र से देखते हैं और उसके हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम कासिम अली शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया कासिम शाह साहब का कि उन्होंने भी वक्त निकाला। डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगी कि पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब था वो तो पूरा हो गया। जिसने भी देखा था और जिसने भी उसके लिए जद्दोजहद की थी, भरपूर जद्दोजहद की थी हमारे आबा व अजदाद ने। और पाकिस्तान बनने के बाद अब एक और ख्वाब है पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाने का ख्वाब, जो ख्वाब असल में कायदे आज़म ने, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके साथियों ने देखा था और जिसके लिए असल में जद्दोजहद की थी। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा लेने का मतलब नहीं था। टुकड़ा तो ठीक है, एक मैटर करता था, लेकिन इस रियासत को वो रियासत बनाना था जो मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकता। कहाँ तक हम इसमें प्रोग्रेस कर पाए और कहाँ तक हम इसमें रिग्रेस कर पाए पिछले कुछ सालों में, या आपको लगता है कि हमें अब यहाँ से आगे ही बढ़ना है और हमारी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी थी? बहुत शुक्रिया शिफा। आपने वाकई जो लफ्ज बोला मोजज़ा, वो बिल्कुल एक्सप्लेन करता है पाकिस्तान के बनने को। मोजज़ा वो होता है कि जो मारूजी हालात में मुमकिन ना हो और किसी गैर मरई तरीके से कोई चीज अगर वजूद पजीर हो जाए तो हम उसे मोजज़ा कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को आपने मोजज़ा कहा, मैं ये मोजज़ा इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में अभी भी आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकाल लें तो कौम की जो तारीफ है वो ये है कि कुछ लोग जो एक जबान बोलते हों और एक खित्ते में रहते हों, जिनका रहन सहन एक जैसा हो, वो एक कौम कहलाते हैं। अभी भी डिक्शनरी में यही डेफिनेशन लिखी है। पाकिस्तान मोजज़ा ऐसे है कि हमने इसके मुकाबले में कौम की एक नई तारीफ की और उस डेफिनेशन को जिस बड़े वकील ने डिफेंड किया, हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, और अवाम ने उस बिल्कुल कौम की एक नई डेफिनेशन बना दी। वो ये डेफिनेशन थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या जबान बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा रहन सहन कैसा है, हमारे इलाके से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो एक कौम है। अच्छा, अब ये इस तरह का नजरिया इससे पहले दुनिया में नहीं पेश किया बिल्कुल। और इसकी बुनियाद पर एक हमें मुल्क मिल गया। इस मुल्क की सरहदी जो एक बाउंड्री है वो शायद उतनी अहम ना हो जितनी इसकी नजरियाती बाउंड्री है, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नॉवल आइडिया था। अच्छा, जब हमने ये बात कह दी और इस मुकदमे को जीत लिया, इसके बाद अब हमारे ऊपर ये फर्ज था कि हम इस डेफिनेशन को प्रूव करें, यानी हम ये बात साबित करें कि वाकई कौम इलाके की वजह से नहीं बनती, रहन सहन की वजह से नहीं बनती, जबान की वजह से नहीं बनती, बल्कि कलेमा के पढ़ने की वजह से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहां से आपके सवाल का दूसरा हिस्सा जो है उसका जवाब शुरू होता है। बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, हम इस बात को जमीन के ऊपर साबित करने में नाकाम रहे हैं। हम थ्योरेटिकली इस बात को डिस्कस करते रहे हैं, मगर इस नजरिए को साबित करने के लिए अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या कौम है, तो ज्यादा इम्कान यह है कि आप ये कहेंगी कि शफा यूसुफ जई और मैं कहूंगा जावेद इकबाल जट, या बहुत हुआ तो मैं पंजाबी या मैं सिंधी या बलोची, और फिर या ये कि मैं सुन्नी मैं शिया, फिर सुन्नी तो मैं अहले सुन्नत वल जमात या वा जमात। लिहाजा जब तक हम इस नजरिए के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और जहां से ये ब्रेक हुआ है उस लिंक को डेवलप करेंगे, इस सॉरी मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर मैं कासिम भाई की बात सुनता हूं। जी देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में सबसे कोताही हुई है। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की जो मुत्तसिल नस्ल थी, मैं अपने वालिद साहब को देखता था कि वो कौमी तराने पर रोने लग जाया करते थे। दफ्तर में सरकारी गाड़ी उनको जब होती थी, जब हमें लेके मरी जाया करते थे, तो वो बोर्ड लगाते थे ऊपर, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा होता था जिसमें कहा होता कि इसको पैसे दिए जा रहे हैं तब ये जा रहे हैं। वो कहते थे 1 रुपया भी सरकारी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उस नस्ल के फौरन बाद हर शख्स ने पाकिस्तान में से अपने जाती टावर को बड़ा किया। अब आप देख लीजिए, मुल्क में जितने टॉप के लोग हैं, चाहे वो इदारों के सरबराह हैं, चाहे वो सहाफी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, जितने इस तरह के लोग हैं वो सारे के सारे मजे में हैं। उन सब के पर्सनल टावर्स बिल्कुल ग्रो कर चुके हैं। और एक बात जो मैं बार बार अर्ज करता हूं, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हमने आई, मी और माइन के ऊपर काम किया, फर्द को फर्द के लिए तैयार किया।
फर्द को मुआशरे के लिए तैयार नहीं किया। आवर और अस, वी, आवर और अस पर काम नहीं किया। ना हमारे तालीमी निज़ाम ने ऐसा किया, ना हमारे मुआशरे में इसके लिए कोई रोल मॉडल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से नजरिए से उस दूरी की बुनियाद पर पाकिस्तान उस हालत में आ गया है जिसमें अब मौजूद है। तो ये मेरा एक इब्तदाई है, फिर उसके बाद आप कुछ पूछेंगी तो मैं अर्ज करूंगा। बिल्कुल सही, वही मैं उस डिवीजन वाली बात पे आऊंगी जो आपने कहा ना कि कौमियतों में और फिक्कों में और ज़बानों में हम बटे हुए हैं। लेकिन मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ी जा रही हूँ कासिम साहब की तरफ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तो जो शुरुआत की तकरीरें थी उनमें तो बात ही उन्होंने ये की थी कि देखो पश्तून, पठान, पंजाबी, सिंधी, सराइकी ये बाद में हो, तुम पहले पाकिस्तानी हो। ये बड़े उनके कैटेगोरिकल वर्ड्स थे। ये क्यों नहीं हमारे जहनों में रह गए, हम क्यों बटने की तरफ चले गए? ये डॉक्टर साहब आपकी तरफ लेके आऊंगी, आप इसका जवाब जब तक तैयार कीजिए। मैं कासिम साहब की तरफ चलती हूँ और कासिम साहब आपसे भी यही मेरा सवाल है कि जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर आज तक क्या हमने प्रोग्रेस किया है बतौर कौम, एज अ नेशन, या हमने रिग्रेस किया है, या हमने ना प्रोग्रेस किया है ना रिग्रेस किया है, जहाँ थे वहीं हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने का और इस प्रोग्राम में शामिल करने का। गुजारिश ये है कि हम पिछले 74 सालों को देखें तो 74 सालों में कोई शक नहीं है कि बेशुमार हवालों से, बेशुमार एस्पेक्ट से मुल्क ने तरक्की की है, लेकिन एक स्टेबल मुल्क, एक खुशहाल मुल्क, एक तरक्की याफ्ता मुल्क हम नहीं बन सके। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुतबर्रिक महीना था रमज़ान का, 27वीं की रात थी जिसमें अल्लाह ने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया, 14 अगस्त 1947, 27वीं की रात। लेकिन बाहसीयत कौम हमारे बेशुमार मसाइल हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़े हैं। हम जब मुल्क बनाने लगे थे तो हम सब एक हो गए थे। हम में से कोई शिया नहीं था, सुन्नी नहीं था, वहाबी नहीं था, सिंधी नहीं था, बलोची नहीं था, पठान नहीं था। इस वक्त हम शदीद पोलराइजेशन का शिकार हो चुके हैं और हम इतना तकसीम हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और इस तकसीम होने की वजह से हम मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का फिर शिकार हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंटॉलरेंस है। इस समाज में, इस सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं है। इस सोसाइटी में कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हर दूसरे पे फतवा लगा रहा है। हर शख्स जो है वो दूसरे को नफ़रत की निगाह से देख रहा है। हर शख्स जो है वो शक की निगाह से दूसरे को देख रहा है। और साथ ही साथ जो एक बड़ा मसला हम देखते हैं सोसाइटी में, मुल्क एक सैनर्जी बना के प्रोग्रेस करना और जो आज के तनाजुर में, आज के हालात में जो सारे मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की बजाय हम आपस में ही लड़ाई करते जा रहे हैं, हम आपस की जंगें लड़ते जा रहे हैं। हमारी जो शिद्दत है वो मजहबी शिद्दत और सियासी जो शिद्दत है वो हर जगह आपको शिद्दत ही शिद्दत नज़र आती है। और इन मसाइल को एड्रेस करने की शदीद ज़रूरत है। 74 सालों के बाद हमें सोचना चाहिए कि इसी तरह एक 27वीं की रात थी जिसमें हम सजदे करके शुक्र अदा कर रहे थे। 10 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी थी और मुल्क को हासिल किया था। आखिरकार मुल्क बन गया। क्या मुल्क, ये इकबाल का जो ख्वाब था, ये वैसा ही मुल्क है या हम कुछ और बना बैठे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है कासिम साहब, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। जो सवाल मैंने किया था कि कायद-ए-आज़म की तो अवलीन तकरीरों में उन्होंने कहा था सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान में मत बटना, पहले तुम पाकिस्तानी हो फिर तुम्हारी एथनिसिटी आती है। हमने वो बात क्यों नहीं सुनी? हम कहाँ इधर उधर निकल गए? देखिए, वो इस सवाल के जवाब के बहुत सारे फैसेट्स हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप मुझे एक बात कहें कि एक बात जवाब दूं, देखिए वो ये हुआ कि हमने अपने मुआशरे में अपने वैल्यू सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दिया। वैल्यू सिस्टम से जिसको उर्दू में हम कहते हैं इक़दार। किसी भी मुआशरे के अंदर जो इक़दार हैं वो डिटरमिन करती हैं कि लोग क्या सोचते हैं और किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। देखिए, एक ज़माने में हमारे मुआशरे की मयार ये और इक़दार ये थी कि जो सच बोलता है वो बड़ा है, जो ईमानदार है वो बड़ा है, जो मुल्क का खैरख्वाह है वो बड़ा है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इसको एक स्टडी किया जा सकता है साइंटिफिकली, और ये खास तौर पर पिछले 20-30 साल में ये हुआ है कि हमारे मुआशरे में नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा वैल्यू सिस्टम पैसे के गिर्द रोटेट कर रहा है। हम में से बड़ा वो है जिसके पास पैसा ज्यादा है, हम में से बड़ा वो है कि जिसके पास वो चीजें ज्यादा हैं जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस वैल्यू सिस्टम के अपसाइड डाउन होने की वजह से मुआशरे के अंदर रोल मॉडल चेंज हो गए। अब वो रोल मॉडल जिसने खद्दर के कुर्ता पहना हुआ है और जिसके पास एक साइकिल है और लेकिन वो बहुत एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम है, एक जमाने में ये मुआशरे का रोल मॉडल हुआ करता था। लोग चूंकि उसकी मुआशरे में इज्जत इस बुनियाद पर होती थी, लिहाजा लोग वैसा बनना चाहते थे। हमने 30-40 साल के अंदर ये रोल मॉडल ऊपर से लेकर नीचे तक सब इसके जिम्मेदार हैं। हमने वो रोल मॉडल क्रिएट किए हैं कि हमारी यूथ अब वो बनना चाहती है। मैंने इसको साइंटिफिकली स्टडी भी किया था, अपने यूथ से पूछा था
और वो पेपर हो सकता है जल्दी कहीं पब्लिश हो, जिसमें मैंने ये पूछा था आप किस जैसे बनना चाहते हैं। जिस बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया कि हम किस जैसा बनना चाहते थे, वो बुनियाद, वो वर्चूज नहीं थे जिनको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, वो वर्चूज थे लिहाजा जिनको पैसे से खरीदा जा सकता है। इसलिए अपने इस वैल्यू सिस्टम के खराब होने की वजह से हमारे मुआशरे में ये बुनियादी बिगाड़ आया है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल भी मेरा है, और वो हम ये कहते हैं कि 27 रमज़ानुल मुबारक को, और जाहिर है 27 रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए तो ईद ही हो गई थी जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो आपसे ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि रमज़ान, कुरान हकीम और पाकिस्तान, इन तीनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक है या ये महज इत्तेफाकिया था? देखिए, इस सिलसिले में मैं तो क्वालिफाई नहीं करता कि मैं इसमें को हतमी आपको ये दे सकूं, लेकिन ये तमाम चीजें गुड ओमन तो है ना। देखिए, हम सब ईमान अल्लाह की जात पर ईमान रखने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, और हम इस बात को समझते हैं कि अल्लाह पाक ने जो अलूही इल्म है वो वही के जरिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम तक पहुंचाया है। लिहाजा हमारी जिंदगी का तो कुरान पाक के साथ, और रमजान जो कि कुरान पाक से उसकी निस्बत है, बहुत एक जबरदस्त लिंक है। तो बहैसियत मुसलमान मैं अपनी उस ईमानी कैफियत की बुनियाद पर सब्जेक्टिवली तो इसको एक बहुत जबरदस्त ओमन समझता हूं, और मैं इसको एक नेक फाल समझता हूं, और मैं इसको एक गैबी इशारा समझता हूं, और मैं ये समझता हूं कि हमें इसको इसी रूहानी पस मंजर में देख कर ही अपने लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करनी चाहिए कि देखिए, अल्लाह पाक ने रमजान शरीफ में पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों के लिए एक खित्ता जो है वो बनाया, लिहाजा हम उसी कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल कर इस मुल्क की तरवीज के लिए काम करें। तो सब्जेक्टिवली तो ये बात मैं बहुत ही यानी उसको कह सकता हूं, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिवली चीजों का एनालिसिस करें तो फिर मेरा ख्याल में अल्लाह पाक का निजाम जो है वो इस तरीके से रन करता है कि लोग जो कुछ करते हैं उसके आउटकम के तौर पर फिर उनको दिया जाता है। लिहाजा अगर हमारे अमाल ऐसे ना हुए, हमने मुल्क को संभालने के लिए सिर्फ इसी बात पर इन्हिसार किया कि ये एक गैबी तोहफा है और गैब से ही इसकी मदद हो जाएगी, और हम कुछ नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है सब्जेक्टिवली तो हमें वाकई इस बात पर बड़ा खुश होना चाहिए, मगर ऑब्जेक्टिवली विद एक साइंसी जहन के साथ जब हम इसका मुआवजा करें तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हमें खुद ही कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, ये तो अल्लाह ताला ने भी कहा है, मतलब ये तो बात हुई है ना कि अल्लाह भी उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। तो कुछ तो हाथ पैर आपको भी हमें मारने होंगे सबको, तो ही कुछ हमारा कुछ भला हो सकेगा। कासिम साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी क्विकली। ये बताइए कि क्या मुल्क बनाने वालों की जो कुर्बानियाँ थी और जो उनकी मेहनत थी, उस वक्त जद्दोजहद थी, उसका हम उनको कोई सिला दे पाए इतने सालों बाद? देखिए, मुल्क का बन जाना ये दुनिया की तारीख का एक अनहोना वाक़या था, नामुमकिन काम था जो मुमकिन हो गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इमामत में हमने एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। दुनिया की जो बड़ी हिजरतें हैं उसमें हिजरत जो है ये आज़ादी की हिजरत है, 14 अगस्त 1947 की हिजरत है, जिसमें लाखों लोगों ने अपना घर बार, सामान, चीज़ें, सब मालो दौलत, इवन के अपने प्यारों को छोड़ के, अपने प्यारे इलाके, अपने देश को छोड़ के हिजरत की, और हिजरत करके उसके बाद ये मुल्क बनाया। तो जितनी हमने प्राइस पे की, मैं समझता हूँ उतना हमने अचीव नहीं किया। कीमत बहुत ज़्यादा थी। अगर एक बंदे की जान की कीमत दी जाए तो वो कितनी कीमती जान है, उससे पूछिए जिसका कोई प्यारा चला गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमने मुल्क के साथ क्या किया, वो हमने 71 में एक अपना टुकड़ा गवा दिया, मुल्क का एक हिस्सा तकसीम हो गया। हमने कितनी जंगें भुगती, हमने कितने मार्शल लॉ भुगते। हम आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारी असल में सिमत क्या, हमारा मकसद क्या है। हम अपने लीडर को लाते हैं और उसके बाद उसी लीडर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हमें कोई ऐसा अच्छा लीडर नहीं मिल सका जो एक सस्टेनेबल गोल्स बना सके, मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जा सके। मुल्क वक्त के साथ साथ कर्ज़ों की तरफ जाता गया, और इस वक्त देखिए शदीद इकनॉमिक क्राइसिस है, और आने वाले दिनों में अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन जितने एनालिस्ट हैं, जितने ओपिनियन मेकर्स हैं, एक अगले 2-3 माह मुल्क के लिए इंतहाई मुश्किल हैं। एक महीने के बाद इंतहाई खदशात हैं कि हम जो है वो इकनॉमिक जो वॉर फेस कर रहे हैं उसमें भी शदीद हमें चैलेंजेस का सामना है, और 2 महीने के बाद भी इस तरह के खदशे हैं कि हम कई तरह के मसाइल को फेस करेंगे।
तो ये मुल्क जो अंदरूनी मसाइल को भी डील कर रहा है, बैरूनी खदशात भी उसके साथ हैं, इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी था, जो कि आज तक ठीक है। अच्छा कासिम साहब, ये भी बताइएगा कि हमने, ठीक है बहुत सारी हमारी गलतियां भी हैं, खामियां भी हैं, हम उस तरह से नहीं मुल्क को आगे लेकर चल सके जिस तरह से कि एक उम्मीद की जा सकती थी उस वक्त, लेकिन ये तो सारा जी हो गया नेगेटिव पर्सपेक्टिव। अगर हम ये चीज़ देखें कि कोई ऐसी चीज़ भी होगी, कोई पॉजिटिव ऐसा पर्सपेक्टिव भी होगा जिसको हम आइडियल एग्जाम्पल समझें अपने लिए और उसकी तरफ देखा जा सके कि भाई हमारी आवाम जो है वो यूथ से कुछ सीखे, तो वो कौन से पॉजिटिव ऐसी चीज़ें होंगी, हमारा जो यूथ है वो किस किस पॉजिटिव चीज़ को देखकर ये अपने माइंड में आइडियल्स बना सकेगा कि हाँ भाई इस तरह का होना है, इस तरह का बनना है, ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ करनी है? अच्छा देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये देखें, जो बेहतर हो रहा है वो उसकी मिकदार बहुत थोड़ी है। ईदी साहब जैसी मिसालें कितनी कम है, हकीम सईद साहब जैसी मिसालें कितनी कम है, मलक मेराज खालिद साहब जैसी कितनी मिसालें कम हैं, लोग हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब जैसी मिसालें बड़ी कम हैं। हमें ज़्यादा अच्छे लोग चाहिए। देखिए जो सिस्टम होता है ना, वो किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल से मुझे समझाया। हमारे एक दोस्त हैं ताहिर जावेद खान, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन में उनका बड़ा अहम रोल है, अमेरिकन बिजनेसमैन है, गाहे बगाहे पाकिस्तान भी आते रहते हैं, बेसिकली तो पाकिस्तानी अमेरिका सेटल हो गए। वो कहते हैं अमेरिका में भी 20% ख़राब लोग हैं, लेकिन उनका सिस्टम इतना ताकतवर है कि उस सिस्टम की वजह से वो ख़राब लोग जो हैं वो ऊपर नहीं आ सकते। इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 20% यहाँ पर भी ख़राब है। यहाँ का सिस्टम इतना वीक है कि 20% ऊपर आके काबिज हो जाते हैं और इस मुल्क को चलाने लग पड़ते हैं। तो मेरिट, हकदार को हक मिलना, अगर ये शुरू हो जाता है तो मुल्क जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये इस तरह का जो सारा सिचुएशन और सिनेरियो, इसमें हमें कुछ चीज़ों को पल्लू से बांध देना चाहिए। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए। वो जुडिशरी है, वो फौज है, उनको उनका रोल प्ले करने दीजिए। कहीं अपनी नफरत को और अपने पॉलिटिकल कह लीजिए बाइसेस को इतना ना बढ़ा लीजिए। ये बड़ा जुल्म है कि आप अपनी सियासत और अपने सियासी लीडर के ऐसे फॉलोअर बन गए हैं कि मुल्क की बका को कायम करने वाले इदारों के खिलाफ हो गए। आप उनकी कुर्बानियों को बुला रहे हैं। तो इससे बड़ा सितम और जुल्म कोई नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान आप जाके किसी शहीद की फैमिली से मिलके देखिएगा, खुदा की कसम उन्होंने अपना बच्चा और उस बच्चे ने अपनी जान पाकिस्तान के लिए दी है, और कोई तनख्वाह लेके जान नहीं दे सकता। ये मैं आपको वाज़ह कर दूं, कोई तनख्वाह लेके अपने बच्चों को यतीम नहीं करवा सकता, कोई तनख्वाह लेके अपनी माँ को सारी ज़िंदगी के लिए रोता छोड़ के नहीं जा सकता। ये कितनी प्राइस पे कर रहे हैं। कभी आप ज़रा LOC पे जाएं, कभी आप बॉर्डर पे जाएं, कभी आप ये ईरान बॉर्डर पे खड़े हो, अफगानिस्तान इंडिया बॉर्डर पे खड़े हो, ये कितनी प्राइस पे कर रहे हैं। अपने घरों से दूर हर तरह की जंग लड़े हैं, मौसम की जंग भी लड़े हैं, गोली की जंग भी लड़े हैं, तन्हाई की जंग भी लड़े हैं, नर्व्स की जंग भी लड़े हैं, खौफ के साथ भी लड़े हैं, और अल्लाह पे तवक्कल करके इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। खुदा के लिए इदारों का एहतराम करें। ये इदारे जो आपके मुल्क को बका के मुमकिन बनाए बैठे हैं। आपके पास एटम बम है, यकीन कीजिए अगर आपके पास ताकतवर फौज ना हो आप एटम बम संभाल ही नहीं सकते। आप इन इदारों का एहतराम, वो जुडिशरी है, फौज है, सब इदारों का एहतराम मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना रोल भी प्ले ना करें। हम कर कुछ नहीं रहे और जो कुछ कर रहे हैं उनको भी बुरा कहते जा रहे हैं। ये बड़ा जुल्म है, ये क्राइम है। मैं समझता हूँ कि जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसमें देखिए 74 साल की तारीख में कुछ नाम खराब भी हो सकते हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पे किसी इदारे को गलत कह देना ये सरासर गलत है। और आपको ये भी बता दूं, ये सब लीडर्स जो बड़े बड़े नाम आते हैं आके चले जाते हैं। मुल्क ने कायम रहना है, मुल्क बहुत ज़रूरी है, मुल्क को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेहरबानी फरमा के इस मुल्क की कदर करना शुरू कीजिए, और जो कुछ कर रहे हैं आपकी तनकीद इस मुल्क को कमज़ोर ना करे, आपका काम करना इस मुल्क को मजबूत करे। इसी वजह से पाकिस्तान सरवाइव करेगा और कायम रह सकेगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कासिम अली शाह साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, और कासिम साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट किया। उन्होंने कहा सिस्टम, बाहर के मुल्कों में सिस्टम जो है वो मतलब ऐसा कोई शख्स हो, कोई उस तरह से क्रेडिबल ना हो, इंटेग्रिटी जिसकी चैलेंज हो सकती हो, वो उस शख्स को ऊपर आने नहीं देता सिस्टम। हमारा सिस्टम जो है वो ऐसों को भी सपोर्ट करता है, और जहाँ पर कोई बेचारा अच्छा सच्चा शरीफ आदमी आ जाए सामने तो उसकी तो वैसे बैंड बजती है। तो हम इस सिस्टम के हवाले से क्या करें, क्योंकि हर कोई जिससे भी आप बात करें वो कहते हैं हमारा निज़ाम बहुत ख़राब है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, वो कहते थे निज़ाम को बदलेंगे। पिछले वाले थे, वो कहते थे निज़ाम ऐसा चला आ रहा है, तो वो ना पिछले बदल सके ना अगले बदल सके, पता नहीं कौन बदलेगा। लेकिन यह है कि निज़ाम के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा है आपके माइंड में कि इस मुल्क के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या इंडिविजुअल कोशिश ही है वही करनी पड़ेगी? देखिए बात यह है कि हमारे बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं ना, आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ और मेडिकल कॉलेज आता रहा हूँ बहुत,
उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। ये सबसे आसान, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ कहना पड़ता है इंसानियत। तो कोई मिस इंसानियत नाम की या मैडम इंसानियत नाम की कोई खातून आपके पास नहीं आएगी जो आके कहेगी कि मेरी खिदमत करें। अगर आपने इंसानियत की खिदमत करनी है तो एक्चुअली आपको इंडिविजुअल इंसान की खिदमत करनी पड़ेगी मुसलसल, जिसको हम कहेंगे इंसानियत की खिदमत करना। जब हम सारे टीवी पर बैठकर मैं और आप कहते हैं कि बदरी निज़ाम हमारा ठीक नहीं है, हम निज़ाम को कैसे ठीक करें, तो उसमें जैसे इंसानियत की खिदमत का मतलब एक एक इंसान की खिदमत है, इसी तरीके से निजाम के ठीक करने का मतलब एक एक इंसान का ठीक होना है। तो हम बिस्मिल्लाह अभी से कर सकते हैं। इस वक्त मुझे आपकी वो रैंकिंग चल रही होती है ना कि आपका डेफिनेटली कुछ सिस्टम होगा जो बता रहा होगा कितने लोग व्यू कर रहे हैं इस सारे को। फर्ज करें इसको 1 मिलियन लोग व्यू कर रहे हैं, 10 लाख बंदा इस वक्त जो बात कर रहे हैं, ये 10 लाख बंदे निजाम को तब्दील करने का पहला कदम अभी से उठा सकते हैं। और मैं और आप शुरू कर सकते हैं। वो ये कि जैसा पाकिस्तानी को होना चाहिए मैं वैसा नहीं हूंगा। फिर मेरा एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, यानी मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। अगर किसी इदारे में मैं काम करता हूं और किसी इदारे का हेड हूं तो उसके नीचे कुछ लोग हैं। मैं अपने लिए और जिस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को का मैं हेड हूं, इस खानदान, मैं उसके अंदर ऐसे अफराद पैदा करूंगा कि जिन मेरे पोते, मेरी पोतियां, मेरे बच्चे, मैं उनके अंदर ऐसे, मेरे लवाहिकीन, मेरे हमसाए, मैं उनके अंदर ऐसी सोच डेवलप करूंगा जो कि एक ट्रू पाकिस्तानी की सोच होनी चाहिए। शिफा, आप हैरान होंगी ये बात सुन के, मैं बहुत हैरान हुआ कि इस्लाम का जो समाजी निजाम है वो सिर्फ उसकी बुनियाद 2 बातों पर है, और आप सुनेंगी तो आप हैरान होंगी। मैं तो बहुत हैरान हुआ। पहली बात यह है सलाम में पहल करना, दूसरा अपने हमसाए का ख्याल रखना। बिल्कुल। किसी से कोई भी लड़ाई हो, अगर आप सलाम में पहल करें तो आपकी आपस की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। और आपके 40 तक हमसाए हैं, अगर मैं अपने हमसाए का देखभाल करना शुरू कर दूं तो एक्चुअली पाकिस्तान में कोई शख्स भूखा नहीं रहेगा। हालांकि देखें ये कितनी सिंपल सी बात लगती है। इसी तरीके से निजाम के बदलने के लिए सदारती निजाम होगा, पार्लिमानी निजाम होगा, जो भी होगा, निजाम चलाने वाले तो हम ही हैं, हमने ही निजाम चलाना है। जी, मैं और आप बिस्मिल्लाह करके आज से शुरू करें और कोई ऐसा काम न करें जो कि एक पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। तो हमने निजाम की तब्दीली में अपना हिस्सा डाल दिया। बिल्कुल जी, हमने अपने वतन के निजाम को बेहतर बनाने के लिए हमने अपना हिस्सा डाल दिया।